हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। तो जैसे कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं, एम्स फार्मासिस्ट की 200 प्लस वैकेंसीज आ चुकी हैं और आपके एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में फार्मेसी इंडिया ने ये नया सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम लोग ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, आप लोग जान ही रहे होंगे कि एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में फार्मा के साथ साथ नॉन फार्मा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज इस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस टॉपिक का नाम है कॉमन बॉडी ऑर्गन टेस्ट, यानी अलग अलग ऑर्गन्स के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले मेक श्योर कि फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर हो, क्योंकि किसी भी तरीके की अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करनी है अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए, या फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया गया है, तो उसके साथ ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन टेस्ट है। नाम आपने इसका ज़रूर सुना होगा, जिसको आप लोग CBC के नाम से जानते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जिसके अंदर आप ब्लड में हर एक चीज़ के बारे में, उसका नॉर्मल अमाउंट, उसका साइज, उसका शेप, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में समझते हैं। अब ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? सबसे पहले हमारे पास होते हैं रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स, तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, उसके बाद आता है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ साथ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह हैं, मतलब ब्लड के हर एक छोटे से छोटे कंपोनेंट के बारे में अगर आपको अपना टेस्ट करना है कि उसका अमाउंट सही है क्या, उसका साइज सही है, रेंज उसकी सही है या नहीं है, मतलब लेवल सही है या नहीं है, इन सारे चीज़ों के बारे में आप लोग जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देती हूँ। मेजर्स रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्रिट, प्लेटलेट्स और दूसरे ब्लड कंपोनेंट, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस कंडीशन को, इस टेस्ट को हम लोग नाम देते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेंजेस के बारे में अगर बात की जाए तो जो रेड ब्लड सेल है उसका नॉर्मल रेंज जो होना चाहिए, अगर हम मेल के बारे में बात करें तो अराउंड 4.7 to 6.1 मिलियंस सेल्स पर माइक्रोलीटर। अब देखो, एक माइक्रोलीटर के हिसाब से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। फीमेल में इसका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। वहीं पर अगर WBCs के बारे में बात की जाए तो 4,000 to 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, इतना हमारे पास WBC प्रेजेंट होता है। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि WBC ये बहुत सारे टाइप्स का होता है। आप लोगों ने मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इन सारी चीज़ों का डिटेल में आपको यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेल में 13.8 से लेकर 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना इनका नॉर्मल रेंज होगा। और अगर फीमेल के बारे में बात की जाए तो 12.1 से लेकर 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। क्लियर? और प्लेटलेट तो आप जान ही रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी का। 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक, इतना इसके बीच में अगर आपका लेवल है प्लेटलेट्स का, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपकी जो ब्लड का कंपोनेंट है वो एकदम सेफ है। लेकिन अगर इससे कम चला जाता है, फॉर एग्जांपल अगर फीवर ऐसे हो जाते हैं जैसे टाइफाइड है, डेंगू है, तो इनके अंदर प्लेटलेट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस क्या होगा? डिटेक्ट अनीमिया। अनीमिया इज डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। अगर मान लीजिए बॉडी में कमी है ब्लड की, तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन अगर है, मेनी अदर मेडिकल कंडीशंस, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से पता लगाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारे पास है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। ये क्या होता है? ब्लड शुगर के बारे में सारी जानकारी लेना, दिस इज ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। क्योंकि ग्लूकोज क्या है? हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला ब्लड शुगर। ठीक है,
ब्लड शुगर। तो इसका अमाउंट सही है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म कराया जाता है दैट इज ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। मेजर्स ब्लड शुगर लेवल्स टू एक्सेस डायबिटीज और हाइपोग्लाइसीमिया। देखो, अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या फिर कम हो रहा है, बढ़ने हुए अमाउंट को हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी कम है यानी हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए भी परफॉर्म किया जा सकता है जो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है। ठीक है, नॉर्मल रेंज के बारे में अगर बात की जाए तो पता होगा आपका, फास्टिंग रेंज जो होता है शुगर का दैट इज अराउंड 70 to 99 या 100 आप लोग लेकर चल सकते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर। भैया इस अमाउंट को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, यहाँ मैंने 1 डेसीलीटर ब्लड के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि इतना मिलीग्राम शुगर होना चाहिए अगर फास्टिंग लेवल है तो। ठीक है, पोस्ट प्रेंडियल यानी कि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद की बात करें तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा हुआ आपको दिखाई देता है, अराउंड 140 इतना आपको दिखाई देगा। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, उसको आप लोग हाइपरग्लाइसीमिया में काउंट करोगे फिर, समझे? तो ये चीज़ होती है। चलिए, तो सिंपल सी बात है, क्या इसका पर्पस होना चाहिए कि आपकी जो ब्लड शुगर से रिलेटेड बीमारियां होती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस, उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है ये ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, लिपिड का मतलब है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। अगर मुझे अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट चेक करवाना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसका नाम है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है, नॉर्मल रेंजेस देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट नॉर्मली होना चाहिए 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। ठीक है, 200 से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद एलडीएल यानी वही बैड कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाता है ना तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये इकट्ठा होगा तो आपका जो ब्लड लेवल है या फिर ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक कर देगा ये सीधा, जिसका असर डायरेक्ट आपके दिल पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है। चलो, नेक्स्ट हमारे पास है एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसका अमाउंट 40 हो या 40 से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा भी अमाउंट हो गया तो इसका काम होता है एलडीएल के अमाउंट को कम करना। ठीक है, तो इतना नॉर्मल रेंज होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड अराउंड 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए या इसके लेवल में होना चाहिए बस। क्लियर? तो ये हमारे पास है नॉर्मल रेंजेस। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो कोलेस्ट्रॉल से मेन बीमारियां जो होती है ना वो है हार्ट से रिलेटेड बीमारियां। तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क को चेक करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट। अब देखो, जैसा नाम है वैसा ही इसका फंक्शन होगा। लिवर के फंक्शन के बारे में अगर आपको पता लगाना है, फंक्शन से मेरा मतलब है लिवर जो जो काम करता है, बाइल जूस वो बनाता है, उसके बहुत सारे फंक्शन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है भाई। ठीक है, अब बॉडी में इतनी जगह उसको चाहिए तो काम भी करना पड़ेगा, समझो? तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब हर एक फंक्शन को चेक करना, एसेस करना कि क्या वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी का लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं बना रहा या किसी का लेवल बहुत कम तो नहीं बना रहा है, समझ लो? इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता लगाना है, इसको चेक करना है, तो उसके लिए परफॉर्म करना पड़ता है लिवर फंक्शन टेस्ट। It measures liver enzyme, proteins and bilirubin. What is bilirubin? Bilirubin एक बाइल पिगमेंट है, ठीक है, जो कि बनाया जाता है लिवर की हेल्प से और इसका काम होता है येलो कलर प्रोवाइड करना आपके बाइल जूस को, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा लिपिड के। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इट इज अ बाइल पिगमेंट। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर बिलीरुबिन का लेवल हाई हो जाता है, यानी लिवर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिलीरुबिन बनाना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, पीलिया। ठीक है, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है। अगर इसका लेवल हाई है तो ये बीमारी होती है।
ठीक है जी। अब नॉर्मल रेंजेस के बारे में अगर बात की जाए तो ALT यानी एलेनिन ट्रांस अमीलेज का जो नॉर्मल रेंज होता है दैट इज अराउंड 7 to 5.6। ठीक है, ये 5.6 है, कर लीजिएगा। और AST यानी एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज, ये क्या है? ये एंजाइम्स है जो लिवर के थ्रू बनाए जाते हैं। लिवर के फंक्शन के लिए आपको इनका नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। AST यानी एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज का जो नॉर्मल रेंज होता है दैट इज अराउंड 10 to 40। क्लियर, ये है। चलो, अब इसका पर्पस क्या होगा भैया? लिवर में अगर कोई बीमारी हो रही है, कोई डैमेज हो रहा है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, लिवर इन्फ्लेमेशन है, तो इन की सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट। क्लियर, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट हमारे पास है सेम प्रकार का किडनी फंक्शन टेस्ट। अब देखो, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट में हमने लिवर के हर एक कंपोनेंट को, हर एक उसके पर्टिकुलर एंजाइम हो या कोई पिगमेंट हो जो वो बना रहा है, सबके बारे में सही अमाउंट, सही लेवल उनका चेक किया। सेम एज किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर किडनी जो भी काम करता है, जैसे सबसे प्राइमरी फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यूरिन फॉर्मेशन, तो इन दोनों का अमाउंट सही है या नहीं है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सही ढंग से तमीज में हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मली जितना होना चाहिए, जैसे GFR है 125 मिलीलीटर पर मिनट, इतना नॉर्मल GFR होना चाहिए। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट, इतना नॉर्मल रेंज होना चाहिए। अगर इतना है तो तुम्हारा किडनी एकदम बढ़िया है, मस्त है, लेकिन अगर इतना नहीं है तो फिर है प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ ही साथ और भी चीज़ों का हम लोग इसमें मेजरमेंट करते हैं। जो जो चीज़ें यूरिन के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, सबके बारे में सबका लेवल मेजर किया जाता है। मेजर क्रिएटिनिन, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट टू एक्सेस किडनी हेल्थ। ठीक है, नॉर्मल रेंजेस देख लो। सीरम क्रिएटिनिन जो कि यूरिन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अब मेल और फीमेल में अलग अलग अमाउंट होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्रिएटिनिन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत कम। नॉर्मली अगर देखा जाए मिलीग्राम में ये प्रेजेंट होगा, अराउंड 0.7 to 1.3 के आसपास होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज इतना होगा इन मेल। और अगर फीमेल के बारे में बात की जाए तो सीरम क्रिएटिनिन का जो अमाउंट है और ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, 1.6 to 1 के आसपास इतना इसका नॉर्मल रेंज होता है। लेकिन अगर क्रिएटिनिन का लेवल हाई दिखाई दे रहा है तो ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये चीज़, ये एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा फिर। चलो, इसके बाद बन यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अराउंड 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका इतना नॉर्मल रेंज होता है। चलिए, GFR मैंने आपको बता ही दिया है। नॉर्मल GFR रेट जो होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 120 to 125 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, ये मिनट पर मिनट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। जिनको नहीं पता कि व्हाट इज GFR एक ऐसा अमाउंट है ब्लड का जो ग्लोमेरुलस हर मिनट में फिल्टर करता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो एक मिनट में फिल्टर कर रहा होगा दैट इज नोन एज GFR। ठीक है, जो कि सही होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए। पर्पस क्या है इसका? एक ही मकसद है कि किडनी के बीमारियों के बारे में पता लगाना या फिर किडनी का जो सही फंक्शन है उसके बारे में पता लगाना, यही इसका काम होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद अगला जो हमारे पास टेस्ट है दैट इज थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब इसमें क्या होगा? देखो, हर एक ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अगर आपको उसके फंक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए कि भाई कितना अमाउंट वो बना रहा है, उसका प्रोडक्शन रेट क्या है, क्या वो सही है या नहीं, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। सेम एज अभी तक मैं पढ़ाते हुए आ रही हूँ आपको, लिवर ये हो गया, आपका किडनी हो गया, सेम एज थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका काम होता है दो हार्मोन्स बनाना, एक T3 एंड दूसरा होता है T4। T3 को आप लोग ट्राइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं, ट्राइडोथायरोनिन, और दूसरा होता है T4 जिसको थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है। अगर प्राइमरी फंक्शन पूछें कि इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, तो दोनों एक ही काम करते हैं जो है मेटाबॉलिज्म।
ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जीवित रहना है तो आपको मेटाबॉलिज्म करना ही पड़ेगा, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो, ठीक है, जिसके लिए आपको इन दोनों हार्मोन्स की बराबर रिक्वायरमेंट पड़ती है। नॉर्मल रेंज के बारे में अगर बात की जाए तो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया जाता है और इसी की वजह से थायराइड अपने हार्मोन्स रिलीज कर पाता है, ठीक है। इसका नॉर्मल अमाउंट 0.4 से लेकर 4.0 तक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वहीं पर अगर हम T4 की बात करें, थायरोक्सिन, एक और चीज याद रखना कि T4 इज द प्रिकर्सर ऑफ T3, जब तक T4 नहीं बनेगा T3 नहीं बन पाएगा, ठीक है। T4 का नॉर्मल रेंज 0.8 से लेकर 1.8 तक होता है और T3 यानी कि थायरोक्सिन, इसका जो अमाउंट है ट्राइडोथायरोनिन का, दैट इज अराउंड 2.3 टू 4.1। अब आप खुद ही देख लीजिए, T3 मेन हार्मोन होता है। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर इंसान की बॉडी के अंदर T3 एंड T4 का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा और अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो बॉडी का जो वेट है वो अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर। और वहीं पर उल्टा अगर हम करें, यानी T3 और T4 का सिक्रीशन बिल्कुल बंद करवा दे, जिसको आप लोग हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ऐसे में वेट गेन होना शुरू हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो सकता है। आपने सुना भी होगा नॉर्मली कि मेरा थायराइड बढ़ रहा है, मेरा थायराइड कम हो रहा है, तो वही चीज़ होती है। चलिए, पर्पस है हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म को डायग्नोज करना। हाइपो का मतलब है लो लेवल ऑफ T3 एंड T4, T3 एंड T4, और इसका मतलब है हाई लेवल ऑफ T3 एंड T4। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला जो टेस्ट है दैट इज यूरिन एनालिसिस। अब इसमें क्या होगा, यूरिन एक ऐसा डायग्नोस्टिक कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं। एक तो ब्लड, दूसरा यूरिन, ठीक है। बेस्ट डायग्नोस्टिक एलिमेंट्स तुम्हारी बॉडी में यही दोनों हैं जिनकी हेल्प से सिर्फ एक दो नहीं, बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो यूरिन एनालिसिस के अंदर अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट होता है और भी बहुत सारे टाइप्स हैं टेस्ट के। क्लियर? फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, जो कलर है यूरिन का, जो स्मेल है, उसकी मदद से बीमारियों का पता लगाया जाता है, ठीक है। चलो, खैर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखो, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एग्जामाइन किया जाता है जो यूरिन है उसके, मतलब उसका कलर क्या है, उसकी स्मेल कैसी है, इसी के साथ ही साथ उसमें कंपोनेंट क्या है, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मेजर किया जाता है, तब जाकर हमको किसी भी एक पर्टिकुलर बीमारी का पता लगता है, ठीक है। अब नॉर्मल फाइंडिंग्स देखो, कलर जो होता है, नॉर्मल रेड जो कलर होता है दैट इज पेल येलो। अब क्या, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड 1.005 से लेकर 1.030 तक, इतनी इसकी नॉर्मल ग्रेविटी होती है। अगर इससे ज़्यादा है तो खतरा है, अगर इससे कम है तो भी खतरा है, ठीक है। इसके बाद पीएच अराउंड 4.5 से लेकर 8.0 तक इसका नॉर्मल पीएच रेंज होता है। इसके अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि अलग अलग बीमारियों में जो पीएच है यूरिन का वो भी अलग अलग हो सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसकी वजह से पीएच जो होता है यूरिन का दैट बिकम्स हाईली एसिडिक, और किसी किसी बीमारी में हाईली अल्कलाइन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, नो प्रोटीन्स, नो ग्लूकोज और नो कीटोन्स, ये नॉर्मल होना चाहिए। अगर मान लीजिए यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है या ब्लड प्रेजेंट है या फिर कीटोन प्रेजेंट है, तो इन कंडीशंस को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे प्रोटीन अगर प्रेजेंट हो जाता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज प्रोटीन यूरिया। अब कौन से प्रोटीन की बात यहाँ हो रही है? प्लाज्मा प्रोटीन की।
देखो ब्लड जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो उस दौरान ब्लड में दो तीन चीजें ऐसी हैं जो वापस जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है, चाहे एल्ब्यूमिन हो, ग्लोबुलिन हो या फिर फाइब्रिनोजन हो, उनको फिल्टर नहीं करना है आपको। अगर फिल्टर हो गया तो दैट कंडीशन इज नोन एज प्रोटीनयूरिया। अगर ब्लड का कोई भी कंपोनेंट, चाहे व्हाइट ब्लड सेल हो या फिर रेड ब्लड सेल हो या फिर प्लेटलेट हो, इसका कोई भी पार्ट अगर यूरिन के अंदर आ जाता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज हीमेट्यूरिया। और अगर कीटोन बॉडीज ये प्रेजेंट हो जाती है तो दिस कंडीशन इज कीटोन्यूरिया। एक और चीज है ग्लूकोज। नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर हो गया तो दैट इज कीटोन, ये ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। तो ये अलग अलग बीमारियां हैं जो अलग अलग कंपोनेंट की वजह से होती है। इनको आप लोग एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। चलिए, पर्पस तो यही है भैया, यूरिन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं तो उनके बारे में हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं इसकी हेल्प से, जैसे कि यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी डिसीज हो सकती है या फिर स्टोन हो सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ चेक किया जा सकता है। चलिए, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैं भूल ही गई, डायबिटीज इंसाइपिडस। डायबिटीज इंसाइपिडस एक ऐसी कंडीशन जो कि एडीएच की डेफिशिएंसी से होती है। व्हाट इज एडीएच? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर ये डेफिशिएंट होता है आपकी बॉडी में तो दैट डायबिटीज इज नोन एज डायबिटीज इंसाइपिडस। क्लियर? क्योंकि एडीएच का काम होता है डायूरेसिस प्रिवेंट करना। अगर यही प्रेजेंट ना हो तो डायूरेसिस हो जाएगा। व्हाट इज डायूरेसिस? डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पैनल। अब इसका काम है इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करना, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सारी चीजें, ठीक है। इनका अमाउंट अगर आप चेक कर रहे हैं तो दैट टेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट पैनल टेस्ट। चलिए, नॉर्मल रेंजेस देख लो। अच्छा, इनके फंक्शन क्या है? देखो भाई, सोडियम है, पोटेशियम है, ये पंप में यूज किए जाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप का नाम आपने सुना होगा, है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उस दौरान भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम देख लो, कैल्शियम कहाँ नहीं चाहिए भैया? कैल्शियम आपके ब्लड में होना चाहिए, ब्लड क्लॉट करवाना है तो, बोन्स में होना चाहिए, स्ट्रेंथ बनानी है तो टीथ में होना चाहिए, हर जगह आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, आयन, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाइकार्बोनेट क्यों चाहिए होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको बाइकार्बोनेट की हेल्प से CO2 को कैरी करना होता है, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट नहीं है तो CO2 भी कैरी नहीं हो पाएगा और वेस्ट गैस तुम्हारी बॉडी में ही घूमती रहेगी। तो ये चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल रेंज कितना होगा किसका? सोडियम का जो रेंज होता है दैट इज अराउंड 1.35 to 1.45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। ये होता है मिली इक्विवेलेंट। चलिए, यूनिट का खास तौर से ध्यान रखना। पोटेशियम 3.5 से लेकर 5 के आसपास तक होता है। इसके बाद क्लोराइड अराउंड 9.6, इट शुड बी 9.6, है ना। और सेम एज बाइकार्बोनेट का 2.2 to 2.8 होता है। इसको सही कर लेना। चलिए, पर्पस क्या है? फ्लूइड बैलेंस को इवैल्यूएट करना, उसको एसेस करना, एसिड बेस बैलेंस है कि नहीं है, इन सब के बारे में हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पैनल टेस्ट। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला तो बहुत ही इजी है, हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c इसको हम बोलते हैं। ये क्या है? हीमोग्लोबिन का ही एक कंपोनेंट है। अब इसके अंदर क्या होगा? देखो, रिफ्लेक्ट्स एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर द पास्ट 2 to 3 मंथ, ये इसका मेन पर्पस होता है, ठीक है। और नॉर्मल रेंज इसका अराउंड 5.7% से कम होना चाहिए। नॉर्मल रेंज में बात कर रही हूँ। डायग्नोसिस, डायबिटीज एंड मॉनिटर्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इसकी मदद से पता लगाते हैं हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट की हेल्प से। चलिए, अगला है विटामिन डी टेस्ट। क्या है ये? इसमें भैया विटामिन डी सही ढंग से बन रहा है या नहीं बन रहा है। अच्छा, ये क्या मतलब है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमने तो सुना था कि हमारी बॉडी में कोई विटामिन सिंथेसाइज नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन डी। इसको आप लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। कैल्सीफेरॉल, ये कॉल कैल्सीफेरॉल, जो आपकी मर्जी, ठीक है।
ये एक ऐसा विटामिन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी बॉडी में ही जनरेट किया जाता है, और इसके फंक्शन तो बहुत ही सारे हैं, जैसे कि ये आपकी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मसल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके मेन फंक्शन होते हैं। अब इन्हीं के बारे में मेजरमेंट करना ये होता है विटामिन डी टेस्ट में। नॉर्मल रेंज अराउंड 30 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। डेसीलीटर में हम लोग मेजर नहीं करते, इसको मिलीलीटर में करेंगे, ठीक है। तो ये देखो मिलीलीटर में किया जाता है ये। इसके बाद पर्पस क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है, या फिर इसकी टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, इसका अमाउंट सही है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसकी हेल्प से पता लगाते हैं, ठीक है। अगला टेस्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको आप लोग CRP के नाम से जानते हैं। इसमें आप लोग इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने के लिए CRP का मेजरमेंट करते हैं। अराउंड 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इसका अमाउंट कम होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मेजर की जाती हैं, आइडेंटिफाई की जाती हैं, तो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, क्रॉनिक डिसीज, फॉर एग्जांपल जैसे आर्थराइटिस, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मेजरमेंट करने के लिए आप लोग जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे दैट विल बी CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड INR। व्हाट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, व्हाट इज प्रोथ्रोम्बिन? प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से ब्लड क्लोट किया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। तो अगर आप इसको एक बार मेजर कर लें तो अल्टीमेटली आप लोग क्या मेजर कर पाओगे कि तुम्हारा जो ब्लड क्लोट है उसका समय कितना बन रहा है। मान लो कि मुझे चोट लग गई और मेरा ब्लड बाहर निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी और ब्लड क्लोट करवाएगी, लेकिन वो ब्लड क्लोट कितना समय ले रहा है बनने में, उसका जो पूरा प्रोसेस है, कैस्केड है, वो कितना समय ले रहा है, ये पता लगाते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम के अंदर, ठीक है। नॉर्मल रेंज देख लो, पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो नॉर्मल टाइम होता है दैट शुड बी अराउंड 10 to 13 सेकेंड। अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब अगर 20 को आप क्रॉस कर रहे हैं, 20 सेकेंड को आप क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तुम्हारी बॉडी में है। अब वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे पास 13 क्लोटिंग फैक्टर्स है, तो देख लो आप। और INR, तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है दैट इज अराउंड 0.8 to 1.2। चलिए ये है। इसके बाद अगला टेस्ट हमारे पास है सीरम कैल्शियम टेस्ट। इसमें नॉर्मल हम कैल्शियम का लेवल चेक कराते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो अडल्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एज जिनकी हो जाती है, उनका ये टेस्ट परफॉर्म होता है। मतलब ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैंने वही देखा है, ज़्यादातर उन्हीं का ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और नॉर्मल रेंज इसका 8.5 to 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। क्या क्या चीज़ें डायग्नोज कर सकते हैं, कैल्शियम जिन जिन काम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी चीज़ों को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉट, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, ठीक है, टीथ, सबके बारे में पता लगाया जा सकता है। किडनी, समझो, तो सबके बारे में हम लोग यहाँ पर पता लगा सकते हैं। डायग्नोज बोन्स, किडनी और पैराथायरॉइड डिसऑर्डर्स। चलिए, और इसके बाद लास्ट हमारे पास जो टेस्ट है दैट इज ESR, जिसको आप इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के नाम से जानते हैं। ये क्या है, देखो ये एक ऐसा टेस्ट है, इसके अंदर जो आपका RBC है उसके सेटलमेंट का जो टाइम है, रेट है, उसको मेजर किया जाता है एक ट्यूब के अंदर, समझ लो। इट मेजर्स द रेट एट विच रेड ब्लड सेल सेटल इन अ ट्यूब ओवर एन आवर, ठीक है। 1 घंटे में कितने रेट से, कितनी स्पीड से RBC एक ट्यूब में नीचे वाली तरफ सेटल हो रही हैं, उसको हम कहते हैं इराइथ्रोसाइट यानी RBC। इराइथ्रोसाइट का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, दूसरा ही नाम है इनका। सेडिमेंटेशन यानी जो सेडिमेंट हो रही हैं वो नीचे वाली तरफ, रेट यानी स्पीड। क्लियर। नॉर्मल रेंज होना चाहिए मेन में 0 to 15 mm पर आवर और विमेन में 0.20 mm पर आवर, ठीक है। ये इनका नॉर्मल रेंज होना चाहिए।
तो ये थे सारे के सारे कॉमन बॉडी फंक्शन टेस्ट। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपकी तैयारी के लिए मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहूँगी। जैसे सबसे पहली है मिशन फार्मासिस्ट बुक, जो कि बेस्ट सेलर बुक के अंदर आती है, और ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको पिछले 30 सालों के एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, 30 सालों के, और 30 सालों के एमसीक्यूज क्वेश्चन कम नहीं तो होते हैं बिल्कुल भी। अब इसमें आपको 2023 एग्जाम तक सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है विद कैश ऑन डिलीवरी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ जिस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो कि नॉन फार्मा का टॉपिक है, उसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, जो कि है नॉन फार्मा किट। और ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, 5000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन, आप खुद ही देख लीजिए। अब इसके अंदर रीजनिंग भी इंक्लूडेड है, एप्टीट्यूड भी है, जीके, जीएस, हर एक चीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये स्पेशली नॉन फार्मा के लिए ही है। ठीक है, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से विद कैश ऑन डिलीवरी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो लिंक दिया गया है वहाँ से भी। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा करना चाह रहे हैं तो फार्मेसी इंडिया ने अभी एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि है एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए स्पेशली, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं 15 से, और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। जो नंबर मैं आपको अभी प्रोवाइड करा रही हूँ, यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके अंदर आपको वही गाइडेंस क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं। देखो समय कम है, अब उस समय को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। क्लियर? चलिए, तो आज इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, एंड तब तक के लिए थैंक यू।